नमस्कार दोस्तों। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी हार के डर से अब वो भी अनैतिक तमाम साधन अपनाने लगे हैं, या कहें ये उनकी रणनीति है कि सेटिंग करो, गेटिंग करो और सेटिंग गेटिंग के साथ साथ डील करो। और डीलिंग ऐसी हो कि साहब उसमें ईडी भी हो, सीबीआई भी हो, इनकम टैक्स भी हो, तमाम और जांच एजेंसियां हो, कोर्ट्स हो, क्योंकि अदालतों का भी बड़ी भूमिका है, अदालतें हों और अदालतों के साथ तमाम अन्य संवैधानिक संस्थाएं हों। इसके बाद में अडानी हो, अंबानी हो और कुछ और तमाम साधन हो, तो सत्ता की धमक भी हो और धन भी हो, साथ में डर भी हो, और इन डर के साथ साथ आपको अपनी सुविधाओं का पूरा इनाम मिल रहा हो। दूसरा, आरएसएस का एजेंडा बिल्कुल साधा जा रहा हो। तो कमोबेश इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आपके साथ बात करूंगा कि क्या और किस ढंग से हो रहा है। पहली खबर कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस आ गया, वो इसका जवाब देंगे। हालांकि आज वो जवाब देने नहीं गए और वो चुनाव प्रचार करने अपने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ चले गए, क्योंकि भगवंत मान ही जहाज लेके आते हैं जिससे वो जाते हैं। तो उनके साथ वो चुनाव प्रचार करने, जहां कहीं भी जाना होता है तो जहाज के लिए वो भगवंत मान को बुला लेते हैं, तो पंजाब सरकार का जहाज इस्तेमाल हो जाता है चुनावी कार्यों के लिए। समझ सकते हैं। चलिए छोड़िए, उनके तमाम सारे लोग, तमाम इसलिए कह रहा हूं कि 3 लोग वो सीबीआई और ईडी के रडार पे हैं और जिसके कारण जेल में है, जिन पे भ्रष्टाचार का मामला है। उसके अलावा पंजाब में उनकी सरकार भ्रष्टाचार में फंसी हुई है, तमाम सारे मुद्दे हैं, उनको लेके जांच की तमाम रिपोर्ट्स। छोड़िए, आइए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उनके पिता मुलायम सिंह यादव थे। एक बड़े सामान्य से मास्टर के, प्राइमरी के मास्टर के घर में अखिलेश यादव पैदा हुए, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे वो एक मुख्यमंत्री के बेटे थे और मुख्यमंत्री के और केंद्रीय मंत्री के बेटे होने का उन्हें लाभ मिला और उनके पिता की खुद ही अपनी पार्टी बन गई थी, क्योंकि वो जिस पार्टी से थे उसमें तोड़फोड़ होते 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 वो समाजवादी पार्टी बन गए और उस पार्टी के वो अध्यक्ष भी बन गए, वो मुख्यमंत्री भी बन गए और सब कुछ उन्हें मिल गया। अब उनके पास अथाह धन है। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग था, तमाम सारे सबूत मौजूद थे, सजा होना तय थी। ऐन वक्त पर 2019 के चुनाव के पहले मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने अदालत से कहा कि हम यह अपना मुकदमा वापस लेते हैं और उनका परिवार बच गया। नतीजा यह हुआ कि मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी को प्यार से आशीर्वाद देते हुए, सब कुछ कहते हुए कहा कि भगवान करे आपको मैं यहां दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, और उसके लिए बड़ा भावुक भाषण दे दिया और धीरे से उनके कान में कह दिया कि मेरे बेटे का ध्यान बनाए रखना। चले, कोई बात नहीं, मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चुनाव हार चुके हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, लेकिन उनकी स्थिति यह है कि वो अपने आप को आज भी मुख्यमंत्री ही मानते हैं। इसके बाद में मायावती के खिलाफ भी तमाम भ्रष्टाचार के मामले हैं, साथ ही आय से अधिक संपत्ति का मामला है और नरेंद्र मोदी सरकार ने उन सबको ठप कर रखा है। तो उनके यहां भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नहीं जाती, जैसे अखिलेश यादव के यहां नहीं जाती है।
तो इन दोनों के यहां ये नहीं जाते। इसके बाद आइए बिहार में नीतीश कुमार खबर आई कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लेकर के संजीदा नहीं है और वो जाकर के 5 राज्यों के चुनाव में ही वो अपना ध्यान केंद्रित किया है। भैया आग लगी होगी तो पहले आग बुझाएंगे कि पहले जाके नया मकान बनाएंगे? तो साहब पहले चुनाव हो रहा है 5 राज्यों में जहां कांग्रेस मजबूत है और भविष्य में भी इंडिया गठबंधन तभी काम कर पाएगा जब राज्यों में वो मजबूत होगा। तो इसके लिए जरूरत ये थी कि चुनाव में जाए। सब उससे तकलीफ है। क्यों है? क्योंकि नीतीश कुमार कभी भाजपा में रहते हैं, कभी भाजपा विरोधी दलों में रहते हैं, कभी कांग्रेस के साथ आ जाते हैं। तो सब नीतीश कुमार का ये कैरेक्टर, हालांकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, छोड़िए, क्योंकि वो लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे। इसके बाद में आई आप ममता बनर्जी के परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तमाम सारे ईडी के केसेस फंसे हुए हैं और उस घोटाले के आरोप, और उसके बाद में उनके तमाम मंत्री, तमाम नेता इन सब चीजों में फंसे हुए हैं, कई जेल में हैं। और जब जब वो एक्टिव होती हैं भाजपा के खिलाफ तो उनके भतीजे को समन मिल जाता है, उनकी भतीजे की वाइफ को समन मिल जाता है, उनके और परिवार के लोगों को समन मिल जाता है। तो साहब फिर वो शांत हो जाती हैं। उनकी एक नेता है महुआ मोइत्रा, वो लड़ रही हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, मोदी के अदानी सिस्टम के खिलाफ। तो उनके खिलाफ केस हो जाता है, उन्हें संसद की एथिक्स कमेटी तलब कर लेती है। सवाल वो पूछने की बजाय उल जलूल गंदे सवाल पूछती है। अंततः वो उठ के चली आती हैं, अपना जवाब लिखित में दे आती हैं। तो यह होता है। चलिए, लेकिन इस पर ममता बनर्जी बोलती नहीं और वो हमले घुमा फिराकर कांग्रेस पर ही करते हैं। छोड़िए, इसके बाद आइए फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। तमाम सारी चीजें, हालांकि वो बहुत दमदार मैं कहूंगा लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो है वो अचानक एकदम से पता नहीं क्या होता है कि फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला बयान देते हैं कांग्रेस के खिलाफ। दिल्ली में सरकार है अरविंद केजरीवाल की, उनके खिलाफ, उनके तमाम मंत्रियों के खिलाफ, सबके खिलाफ तमाम सारे आरोप। और वो कहते हैं कि कांग्रेस हमारे साथ नहीं खड़ी। और जहां जहां कांग्रेस लड़ रही है, स्ट्रांगली लड़ रही, यहां पे कांग्रेस की सरकार बनना संभावित है, वहां वो भी बहुत पूरी मेहनत के साथ लड़ने पहुंच जाते हैं। तो यह स्थिति है। अखिलेश यादव जैसे कहते हैं अभी बात चल रही है, वहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां पर वो जाकर के लड़ने पहुंच जाते हैं कांग्रेस के खिलाफ। नीतीश कुमार की पार्टी वहां लड़ने पहुंच जाती है और बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन की, और फिर कहते हैं कि अब हम इतनी सीट देंगे, इतनी नहीं देंगे। अब वो सीटें कितनी देंगे, नहीं देंगे, वो तो वक्त बताएगा। अभी तो उसकी चर्चा क्या है। बहरहाल कि उड़ीसा में नवीन पटनायक वो भाजपा के साथ ही रहते हैं, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी वो भाजपा के साथ ही रहते हैं। इसी तरीके से कुछ और भी दल है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ने जाती है, जहां पर भी जाती है, चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे गोवा में हो, और चाहे गुजरात में हो, और चाहे अभी 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो इससे आप सारी चीजें समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या है। अब इसमें बड़ी बात यह है कि यह सब हो रहा है, कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही, वो बड़े भाई की तरह से बर्दाश्त कर रही है और सबके लिए एक मौका दे रही है। लेकिन ये सब बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, अब इस पर सवाल आता है। क्योंकि अखिलेश यादव वाला मैंने बताया, आय से अधिक संपत्ति के मामले की तलवार आज भी नरेंद्र मोदी के पास है।
ईडी कभी भी आ सकती है लेकिन कभी आती नहीं है। तो आप खेल समझिए, इसलिए उन्हें क्या करना है यह भी आपके सामने है। मायावती का मैंने बताया कि मायावती का डर भी आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार है, अखिलेश का भी आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार है। तो ये दोनों लोग यहां पर टिके हुए। इसके बाद ममता बनर्जी का भी डर अपने भतीजे को लेकर के है, क्योंकि भतीजे से ही प्यार है, उन्होंने तो विवाह किया नहीं, तो उनके लिए पूरा परिवार जो है भतीजे का ही परिवार है, वही उनको टेक केयर करता है। तो उस स्थिति में उनका भी डर है। उसके बाद नीतीश कुमार का डर है कि वो खत्म हो रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं, बुरी स्थिति में है। बावजूद इसके कांग्रेस और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, उन पर कृपा करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाए हुए, और इसलिए नहीं तो उन्हें भाजपा भी कृपा करके ही बनाए हुए थे। तो ऐसी स्थिति में भाजपा बेइज्जत करती थी, ये नहीं करते हैं, ये इज्जत दे देते हैं, इतना सा फर्क है। इसके बाद आप आइए, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कर्नाटक के डिप्टी सीएम समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं के ईडी जाती है, तमाम छापे पड़ते हैं, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ ईडी जाती है, छापे पड़ते हैं, तमाम पूर्व मंत्रियों के यहाँ इसी तरह का होता है, तब कोई उनके साथ नहीं खड़ा होता है। जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सबको और उनके पूरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश होती है, उन्हें ईडी, सीबीआई सबकी जांच से गुजरना पड़ता है, बावजूद उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं आता है, तब कोई साथ नहीं देता, उल्टा उन पर आरोप लगाते रहे, झूठे आरोप लगाते रहे। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस पे आरोप लगाने की बारी आती थी तो किस तरीके से कहते थे अरविंद केजरीवाल कि मेरे पास नंबर है, अकाउंट का नंबर है, मैं बताऊंगा कि सोनिया गांधी का क्या है, राहुल गांधी का क्या है। इसी तरह भाजपा कहती थी, लेकिन किसी के पास नहीं निकला। अरविंद केजरीवाल का जन्म भारतीय जनता पार्टी से हुआ है। इमरजेंसी में जेल गए थे। हमारा जनसंघ का परिवार है, पैदाइशी बीजेपी वाले हैं हम। मेरे पिताजी जनसंघ में थे, इमरजेंसी में जेल गए थे। हमारा जनसंघ का परिवार है, पैदाइशी बीजेपी वाले हैं हम। मेरे पिताजी जनसंघ में थे, इमरजेंसी में जेल गए थे। उनके द्वारा आयोजित एक आंदोलन से हुआ है, अन्ना आंदोलन से, और वो कांग्रेस के ही खिलाफ खड़ा किया गया था। तमाम सारे लोगों ने मिलकर खड़ा किया था। अब वो सब, अधिकतर लोगों ने भाजपा से किसी न किसी तरह से लाभ ले लिया, जिन्होंने कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को बदनाम किया था। इसी तरीके से इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, पंडित नेहरू हो, उनको भी बदनाम करने की कोशिश की गई। इंदिरा जी को जेल भी भेजा गया, राजीव जी को बदनाम किया गया, उनको उनकी मृत्यु के बाद उन पर दाग लगाया गया था, वो धुला कोर्ट में। तो इस तरह की स्थितियां नहीं। बहरहाल अब जो इन पे लगाया गया, उस बूते ये लोग आए, अंततः कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, और जो कह के आए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, ईमानदारी और सब कुछ पारदर्शिता की बात करते थे, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा अपारदर्शिता और तमाम सारी चीजें इन्हीं के यहां हो रही। फिजूल खर्ची आम आदमी पार्टी कहती थी हम ये नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम अच्छा बंगला नहीं, हम अच्छी गाड़ी नहीं, और आज लग्जरी गाड़ियां और लग्जरी बंगले, ये आम आदमी पार्टी की पहचान हो गई। आम आदमी पार्टी के नेता बड़े बड़े काफिलों में चलते हैं और शानदार महंगे बंगले और महंगी सब चीजें करते हैं, और इस तरह की स्थिति है कि उनसे ज्यादा लग्जरी कोई नहीं। नरेंद्र मोदी जो खुद को कहते थे मैं इतने गरीब घर से आया हूं, ये आया हूं, देश के ऊपर बोझ हैं, और इतना महंगा प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में किसी का नहीं है। उतना महंगा प्रधानमंत्री हमें पड़ रहा है, रोजाना 5 करोड़ रुपया हमारे आपकी मेहनत की कमाई का खर्च कर देता है। तो यह स्थिति है। रही बात भ्रष्टाचार की, तो किस तरह का भ्रष्टाचार नहीं है इनके में? हर तरह का भ्रष्टाचार है, और दुनिया के सारे भ्रष्टाचारी यदि वो भाजपा में आ जाएं और भाजपा को लाभ दे दें तो उनको वो अपना बना लेते हैं। अडानी के घोटाले पूरी दुनिया को पता है, मगर भारत की सरकार उनके खिलाफ जांच कराने को तैयार नहीं। तो ऐसी स्थिति में
वो जितने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं, चाहे केसीआर हो तेलंगाना में, चाहे कोई और हो, तो जितने भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं वो सभी मोदी के साथ डील कर रहे हैं या मोदी उनसे डील करवा रहे हैं। और उसमें डील भी है, गेटिंग भी है, सेटिंग भी है कि कैसे आप बचेंगे, कैसे आपका क्या होगा और कैसे क्या किया जाएगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस लड़ रही है, देश को जोड़ने की बात कर रही है। देश तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। आज बेरोजगारी में भारत दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश है और आज जो डाटा आया उसके मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी की कोई आवाज नहीं आती है। तो मुद्दे पे नहीं लड़ना है, अपने लिए सिर्फ करना है और अपने लिए वाला खेल चल रहा है। जब ये चल रहा हो तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन क्या है, कि आपको आरएसएस वालों का साथ देना है, आपको उनका साथ देना है जो भ्रष्टाचार में घिरे होने के कारण डर में है। यही सब वजह है कि राहुल गांधी ये संदेश देते हैं कि डरो मत। जब डरोगे नहीं तो किसी से नफरत नहीं करोगे, किसी के लिए गलत नहीं बोलोगे और कोई चीज नहीं। तो किसी को डर है कि राहुल गांधी जनता के नेता बन चुके हैं, किसी को डर है कि राहुल गांधी तमाम कम्युनिटी में, पिछड़ों में, दलितों में, मुसलमानों में, सामान्य वर्ग में, सब में बहुत प्रिय हो रहे हैं और अब वो यूथ के आइकॉन हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में तमाम क्षेत्रीय दल और तमाम राष्ट्रीय दल डरे हुए और उनका डर इस बात को लेके है कि यदि राहुल गांधी आ गए तो उनका भ्रष्टाचार खुल जाएगा, उनके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस शासन में यदि कोई गलत करता था, चाहे वो अपने सहयोगी हो, वो भी जेल जाता था। लेकिन भाजपा में यदि भाजपा के साथ जुड़े हैं तो आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, लेकिन विपक्ष में है तो हर कार्रवाई होगी। जय